फ्रेंड्स, हम टेलीस्कोप पढ़ रहे थे और टेलीस्कोप दूरदर्शी जिसे हम कह सकते हैं, हम दूरदर्शी टेलीस्कोप पढ़ रहे थे और इसमें हम जो है डिटेल के अंदर जो है अपवर्तक टाइप दूरदर्शी रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं वैसे। और आज हम जो है उसके मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे अभी, कि उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, क्या होगा अगर एक अपवर्तक टाइप दूरदर्शी के अंदर। तो वैसे हम उसकी रचना पढ़ चुके हैं और फिर भी हम एक बार वापस डायग्राम बनाते हैं। ये दूरदर्शी का अभिदृश्यक लेंस, ये अभिनेत्र लेंस, ठीक है। अब दो प्रकाश किरणें जो कि क्योंकि हम बहुत दूर वाली वस्तु देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, तो बहुत दूर वस्तु है तो उसके लिए प्रकाश किरणें समांतर आएगी। और ये हम जो किरण चित्र है एक दूरदर्शी के लिए हम बना चुके हैं। तो अभी हम जल्दी से किरण चित्र को कंप्लीट करते हैं। एक प्रकाश किरण जो है वो कुछ इस तरीके से, और वहाँ से आने वाली प्रकाश किरणों को हमें जो है समांतर आती हुई प्रकाश किरणें लेनी पड़ेगी। तो एक पहली प्रकाश किरण हमने ऐसी ले ली। अब ये वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद, क्योंकि ध्रुव क्या नाम है फोकस से होते हुए आ रही है, तो अपवर्तन के बाद इस तरीके से मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। अब हमें एक और प्रकाश किरण लेनी है। ये जो है आप कह सकते हैं F, ये अभिदृश्यक लेंस है और ये है अभिनेत्र। अभिनेत्र लेंस। अभी ये कुछ इस तरीके से, दूसरी प्रकाश किरण कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं इसी के समांतर, क्योंकि आपको मालूम है ये अनंत से आ रही होती है, इसी के समांतर आएगी और यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगी इस जगह पर, ठीक है। अब आपको मालूम है ये ध्रुव पर क्या नाम है फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का FO है, ये यहाँ पर भी FO है, क्योंकि प्रतिबिंब जो है ध्रुव क्या नाम है फोकस पर ही बनेगा। अनंत से आने वाली जो अनंत पे जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है। ओके, अब जो है इस वाले के इसको हम कुछ इस तरीके से शिफ्ट करेंगे कि ये जो प्रतिबिंब है इसकी फोकस दूरी के अंदर की तरफ आ जाए, इस तरीके से, ताकि ये जो प्रतिबिंब जो इसने बनाया, जो इसके लिए बिंब होगा, वो जो है इसके फोकस दूरी के अंदर आ जाए, फोकस दूरी के अंदर यहाँ पर। तो ये इसकी फोकस दूरी यहाँ होगी, इसकी फोकस यहाँ पर होगा, क्या होगा FA, ये इसका फोकस है। तो हमने इसको इस तरीके से आगे ले लिया ताकि इसका फोकस के अंदर की तरफ जो ये है, ये बिंब जो है, ये वस्तु जो है इसके इस तरीके से आ जाए, ताकि हम चाहते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन जाए, वास्तविक बन जाए। इसका तो आभासी बनेगा, ये तो इसका आभासी बनेगा, फाइनली ये इसने बनाया है वास्तविक। अब ये O और F के बीच में क्या ऐसा का ऐसा बन जाएगा आपको इस तरफ, और ये हमें पता है क्योंकि हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर इस चीज़ की बात कर रखी है। ठीक है, अब इससे निकलने वाली दो प्रकाश किरणें और लेते हैं। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है। अच्छा,
जब अगर ये फोकस है FO, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोल सकते हैं, फोकस दूरी FO। और ये अगर मैं इसके लिए कहूँ ये प्रतिबिंब है, तो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब की स्थिति नहीं हुई, प्रतिबिंब की स्थिति जिसे हम क्या बोलते हैं VO। तो या तो आप FO बोलो इसको, या फिर कह सकते हो VO कहें। हाँ, यहाँ पर आप कह सकते हैं जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो फोकस दूरी के ही बराबर है, क्योंकि प्रतिबिंब फोकस बना है तो फोकस दूरी के बराबर ही प्रतिबिंब की स्थिति VO हो गई। ठीक है। और अगर बात की जाए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, नेक्स्ट ये आपके इस तरफ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आपके इस तरफ से यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसके लिए वस्तु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी जिसे हम बोलेंगे अभिनेत्र लेंस में हम ई से व्यक्त करते हैं तो UE, वस्तु की दूरी को UE से डिनोट करेंगे। हाँ, जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं ये फोकस है इसका, ये रेड वाला फोकस इसका है, तो ये जो है वो फोकस दूरी हो गई जिसको हम FE बोलेंगे, जो कि UE से कुछ ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा होगी इसमें से। अब हमें इसका प्रतिबिंब बनाना है, इसने एक बार बना दिया, अब हम इसका प्रतिबिंब वापस बनाएंगे। 2 प्रकाश किरण लेंगे, एक प्रकाश किरण हमने ये ले ली, ठीक है। अब इसका देखिए फोकस जो है वो कहीं यहाँ पर कहीं होगा, FE। तो ये प्रकाश किरण जो है फोकस से होते जाएगी, मुख्य अक्ष समांतर है, और इस तरीके से एक और प्रकाश किरण को गुजार दीजिए कुछ इस तरीके से, आप देखेंगे कि दोनों प्रकाश किरणें जो है एक दूसरे से दूर भाग रही है, इस तरीके से हो रहा है। अब जो है आप देख सकते हैं ये आगे तो कहीं नहीं मिलेगी, इसके लिए इनको पीछे बढ़ाया जाएगा, और ये पीछे कहीं पर भी आपको मालूम है, पीछे जैसे सूक्ष्मदर्शी में पड़ा है, पीछे बढ़ाने पर ये किसी एक बिंदु पर मिलेगी और वहीं पर जो है प्रतिबिंब बनेगा। ये देखिए, अगर मैं बोलता हूँ ये A' B' है, AB का प्रतिबिंब पहला, तो फिर ये फाइनल जो प्रतिबिंब बना उसे मैं कहूँगा A'' B'। ये कहीं पर भी बन सकता है पीछे की तरफ, है ना, बहुत दूर बनेगा वैसे अगर सही बात करें तो ये एक आप कह सकते हैं एक किरण चित्र हो गया, एक टेलीस्कोप के लिए, अपवर्तक टाइप टेलीस्कोप के लिए कह सकते हैं, दूरदर्शी के लिए। हाँ, अब हम जो इसका आवर्धन के बारे में बात करनी थी कि इसका आवर्धन क्या होगा, तो आवर्धन का सूत्र वही है जो आप कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी के लिए था, क्या है, β/α। बट इसमें एक जरा सा थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है कि बीटा तो ठीक है, जो कह सकते हैं ये कहें कि प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, आँख पर बना दर्शन कोण, ये तो वही है जो हमने किसके अंदर पढ़ा है, सूक्ष्मदर्शी के अंदर। अल्फा क्या है, अल्फा जो है, जैसे सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो अल्फा है बिंब द्वारा बना दर्शन कोण, अधिकतम दर्शन, अगर सूक्ष्मदर्शी के हिसाब देखें तो बिंब द्वारा बना अधिकतम दर्शन कोण, बट यहाँ पर अधिकतम शब्द हटा दीजिए, सिर्फ बिंब द्वारा बना दर्शन कोण, सिर्फ बिंब द्वारा बना दर्शन कोण। अब आप कहेंगे सर आप पहले तो ये कहा था कि जो बिंब जो है जो उसकी जो तुलना है प्रतिबिंब की आकार कितना बड़ा हुआ छोटा हुआ वो बिंब के वास्तविक बिंब से की जाएगी, और वास्तविक बिंब देखने के लिए वास्तविक बिंब के साइज से की जाएगी, और वास्तविक बिंब का जो साइज है वो तभी मिलेगा जब वो कौन सी दूरी पर होगा, जब वो होगा मुख्य, जब वो D दूरी पर होगा। बट यहाँ पर जो है हम तो वस्तु को देख रहे हैं, वस्तु तो बहुत दूर है, तो हम उस समय वस्तु की वास्तविक स्थिति से कंपेयर क्यों नहीं करेंगे। तो पहली बात मैं आपको बता दूं बेटा कि जैसे हम चांद को देखते हैं, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, उनको हम देख रहे होते हैं, अगर वो अपने पास आ गया तो अगर मैं उसकी ओरिजिनल साइज़ तो आप जानते होंगे बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्या कोई भी टेलीस्कोप उससे बड़ा कर सकता है क्या उसकी वास्तविक साइज़ से? नहीं। तो फिर उसके आवर्धन का पता चलेगा ही नहीं कि टेलीस्कोप आवर्धन कुछ कर भी रहा है या नहीं कर रहा है।
क्योंकि कभी भी टेलीस्कोप जो है चांद को उसके वास्तविक आकार से बड़ा आपको दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि खुद का चांद का आकार कितना बड़ा है ना, हज़ारों किलोमीटर के अंदर उसका त्रिज्या है, तो फिर उसका आकार के उससे बड़ा कैसे किया जा सकता है। तो इस केस में और एक और बात, जैसे चांद को डी दूरी पर लाकर देखा भी नहीं जा सकता, डी दूरी तक ला के नहीं देखा जा सकता। तो इस केस में फिक्स कर लिया गया, क्योंकि ये परिभाषाएं हम क्या नाम है वैज्ञानिक परिभाषित करते हैं कि हम इसकी आवर्धन क्षमता को किस तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो इसमें डिसाइड ये किया गया इसकी आवर्धन क्षमता को जो है, जो बिंब जैसा अभी दिख रहा है, हम इसकी आवर्धन क्षमता ऐसे बताएंगे कि जैसे बिंब ओरिजिनल दिख रहा है, अब ये टेलीस्कोप लगाने पर ये अब इसको कितना गुना बड़ा कर देगा, जितना दिख रहा है उससे ही बताना है आपको। तो प्रतिबिंब के अंदर जो है हमें जो है ये उसकी क्षमता इससे पता चलेगी कि प्रतिबिंब जो है, जो वस्तु अब हमको दिख रही है दूर पर जितनी छोटी है, अब हमारा जो टेलीस्कोप है जो अभी जितनी दूर पर जितनी छोटी दिख रही है उससे कितना गुना बड़ा बनाएगा, यही हमने आवर्धन क्षमता को परिभाषित किया है। तो इसके लिए अल्फा जो है सूक्ष्मदर्शी की तरह नहीं है, मतलब अधिकतम दर्शन कोण नहीं है, सिर्फ बिंब द्वारा बना दर्शन कोण जहाँ पर भी है वहाँ से आपके आंखों पर बना हुआ दर्शन कोण ही यहाँ पर अल्फा होगा, अधिकतम नहीं। तो इस बार हमें डी तक लाकर एक नया डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। तो आवर्धन क्षमता, इसको आप कोणीय आवर्धन भी कह सकते हैं, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता के अंदर जो है, जिसको हमें m से व्यक्त करता हूँ, बीटा अपॉन अल्फा है। तो m बराबर बीटा, अच्छा अल्फा और बीटा बहुत छोटे हुए थे, अपन ने ये पहले केस देख रखा है। अल्फा और बीटा बहुत छोटे हैं, तो बीटा 10 बीटा के बराबर, और अल्फा जो है जब ये बहुत छोटे हैं तो 10 अल्फा के बराबर हो जाता है। अब हमें बीटा और 10 अल्फा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बीटा और अल्फा है कहाँ पर, पहले देख लेते हैं। देखिए प्रतिबिंब है, और ये प्रतिबिंब जो है आँख पर, यहाँ पर आँख है, उसके उस पर बना जो दर्शन कोण है उसे हम बोलेंगे बीटा। तो आपको मालूम है प्रतिबिंब द्वारा बना विजन कोण, दर्शन कोण। अब दूसरा जो है बिंब द्वारा बना, बिंब कहाँ है, बिंब तो यहाँ से उससे निकलने वाली प्रकाश किरण ये है, तो बिंब द्वारा बना दर्शन कोण ये वाला अल्फा। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि सर बिंब द्वारा, चलो ये बिंब से आ रही प्रकाश किरण है, ये बिंब द्वारा बना कोण जरूर है, बिंब के प्रकाश किरण द्वारा, परंतु ये दर्शन कोण कैसे माने, क्योंकि आँख तो यहाँ पर है ही नहीं, आँख तो है यहाँ पर। तो आँख पर बना दर्शन कोण होता है ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके लिए कि जैसे मान लीजिए एक चांद से आ रही प्रकाश किरण है, चांद से आती हुई प्रकाश किरण है। अब मुझे बताइए चांद से आने वाली सारी प्रकाश किरण क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ से आने वाली प्रकाश किरण एक दूसरे के समान, जैसे ये दोनों हैं ऐसे कैसे समांतर होगी, ऐसे कैसे समांतर प्रकाश किरणें यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, तो एक यहाँ पर भी तो आ रही होगी, ऐसे कैसे समांतर प्रकाश किरण, इस तरीके से इसी के समांतर प्रकाश किरण यहाँ पर भी तो आ रही होती, उसी बिंदु से, जिस बिंदु से ये प्रकाश किरण आ रही है उसी बिंदु से ये भी आ रही होगी, ये आपस में समांतर आ रही होगी। ठीक है, तो मुझे बताइए इस कोण और इस कोण में क्या अंतर है, क्या ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे क्या, क्योंकि देखो ये दोनों समांतर और ये तिर्यक रेखा, तो ये दोनों कोण जो बनेंगे कोण वाले कोण, इन्हें संगत कोण कहेंगे हम। क्या कोण कहेंगे, संगत कोण। आप जानते हैं समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा, तो ये दोनों कोण संगत कोण है। तो फिर मैं यही बात बता रहा हूँ कि अगर इसको मैं दर्शन कोण बोलूँ तो रॉन्ग नहीं है, क्योंकि दर्शन कोण है तो ये, पर जितना ये है उतना ही ये है। अगर मैं मुझे मान निकालना है तो मैं यहाँ से भी तो क्यों ना निकालूँ, यहाँ से भी मान ही तो निकालना है मुझे, और ये दर्शन कोण के बराबर अगर मैं इसका मान निकाल देता हूँ तो वो दर्शन कोण का ही मान है, हमें तो मान से मतलब है। तो अल्फा किस तरीके से 10 अल्फा कैसे निकाला जाए, ये भी तो वही अल्फा है जो ये है, जितना कोण ये बना रहा है उतना ही कोण ये बना रहा है, तो बराबर कोण है, इसको ज्ञात करूँ या इसको ज्ञात करूँ। अब क्योंकि किरण चित्र में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इससे ज्ञात कर लेता हूँ, इसको फालतू में लाकर हम अपना डायग्राम भी क्यों ख़राब करें। तो इसलिए यही दर्शन कोण के बराबर हुआ, ये अब आपको मालूम चल गया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लाते हैं तो भी बनेगा तो वो का वो कोण समांतर आएगी, अनंत से आ रही है प्रकाश किरणें। हाँ, अच्छा ये और ये वाले जो कोण हैं वो वर्टिकली अपोजिट, मतलब शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये अल्फा है तो ये वाला कोण भी कितना हो गया, अल्फा। देख लीजिए आमने सामने के बने कोण अल्फा होंगे। ठीक है, इस तरीके से अल्फा और वो बीटा। अब जो है हम आराम से अल्फा
टेन अल्फ़ा और टेन बीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया अल्फ़ा और बीटा कहाँ है। अब देखिए टेन बीटा निकालना पहले, तो देखिए बीटा इस वाले छोटे वाले समकोण त्रिभुज में आ रहा है, तो इस समकोण त्रिभुज के बड़े वाले में भी आ रहा है, पर आपको मालूम हम एक ऐसा यूज़ में लेते हैं जिसमें से आगे कट हो सके, हमारे लिए यूज़फुल हो सके, वो चीज़ समय सूत्र बन सके। इस वाले के अंदर देखा इस समकोण त्रिभुज में टेन बीटा लंब बटा आधार, लंब है ए डैश बी डैश और आधार है ये वस्तु से यहाँ की दूरी जिसे हम बोलते हैं यू ई, तो ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, तो इसको हम m बराबर लिखेंगे ए डैश बी डैश बटा यू ई। अब देखें दोनों का चिन्ह, ए डैश बी डैश देखिए नीचे की तरफ तो माइनस का, यू ई जो है मेजर करने के लिए मापने के लिए इधर चलना पड़ेगा माइनस का, दोनों माइनस के, तो दोनों ही माइनस के हैं इस केस में, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। अब देखिए टेन अल्फ़ा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब क्या है ए डैश बी डैश और आधार क्या है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो कि क्या बोलते हैं एफ ओ, देख रहे होंगे, तो ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। चिन्हों का ध्यान रखें, चिन्हों का ध्यान दें, तो ये एफ ओ धनात्मक है और ए डैश बी डैश ऋणात्मक है, एफ ओ धनात्मक है और ए डैश बी डैश ऋणात्मक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, m बराबर ए डैश बी डैश कैंसिल हो गया, अब दो माइनस से प्लस हो गए और एक माइनस रहेगा फाइनली, तो एफ नॉट ऊपर जाएगा, एफ नॉट अपॉन यू ई, और वो भी किसका, माइनस का। यही है आवर्धन क्षमता, किसके लिए, एक अपवर्तक टाइप दूरदर्शी के लिए, ठीक है, एफ नॉट बटा यू ई। अब जैसे कि अपन ने सूक्ष्मदर्शी के अंदर हमने बात की थी, हम सूक्ष्मदर्शी के अंदर क्या करते हैं, अलग अलग दो स्थितियां होती हैं जिसमें हमें अपन को प्रतिबिंब बनाना होता है। उन दो स्थितियों के लिए हमें पता होना चाहिए कि आवर्धन कितना होगा। तो पहली स्थिति जो थी वो थी जब वस्तु अनंत पर हो, सॉरी प्रतिबिंब को हम अनंत पर मानना चाहे, और एक और थी दूसरी कि हम प्रतिबिंब को चाहते हैं कहाँ पर बने, निकट बिंदु पर बने। तो पहले हम निकट बिंदु वाला कर लेते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब जो है वो निकट बिंदु पर बने। जब प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने, जब प्रतिबिंब निकट बिंदु पर है, अब जैसे आप देखिए, जैसे ये प्रतिबिंब बना है, ये वाला प्रतिबिंब, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि इसका ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब इसका है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, लेंस तक की जो दूरी है, ये दूरी क्या कहलाएगी, वी ई तो ही कहलाएगी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति वी ई। अब आपने क्या डिसाइड कर रखा है कि जो वी ई है वो डी के बराबर है ना, डी मतलब आप कहाँ पर जाते हो, निकट बिंदु पर जाते हो, तो निकट बिंदु पर अगर ले आए तो फिर निकट बिंदु की इससे दूरी कितनी होती है, डी होती है, तो आप चाहते हैं कि ये डी पर बने। ओके, जब प्रतिबिंब निकट बिंदु पर हो तब इसका मीनिंग है अपन ने डिसाइड ये कर रखा है कि हमारा v जो है वो d हो, और आपको मालूम है इस तरफ है दूरी, तो इसलिए d माइनस डी होगा, क्योंकि जो दूरी प्रतिबिंब की इधर है तो माइनस डी। हम चाहते ये है कि हमारा प्रतिबिंब बने क्या नाम है निकट बिंदु पर, तो फिर d हो गया, वी ई सॉरी। अब हम कहेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई, ये लेंस सूत्र से हम कह सकते हैं चीज़। तो 1 अपॉन एफ ई, अब मान रखेंगे 1 अपॉन वी ई की जगह हमें माइनस डी रखना है, और यू ई जो है माइनस का होता है, आपको मालूम है ना, यू ई माइनस का। आप देखेंगे इस तरफ की दूरी है यू ई, वो माइनस की। अब देखिए क्या बचता है इससे, 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन यू ई। 1 अपॉन यू ई कितना हो गया, 1 अपॉन यू ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। ठीक है, अब जो है इसमें से एफ ई कॉमन लेता हूँ ऐसे ही, ताकि हमें एक अच्छा एक्सप्रेशन बना सकूं, है ना। बाकी ऐसा कॉमन लेने का कोई नहीं, 1 अपॉन यू ई का मान आ चुका है, एक अच्छा एक्सप्रेशन मिल सके, व्यंजक प्राप्त हो सके अच्छा उस तरीके से, तो मैं एफ ई नीचे से कॉमन ले लेता हूँ इसमें से। जब इसमें से कॉमन लिया गया एफ ई, तो आप देखेंगे तो यहाँ बचा 1,
यहाँ पर आपने देखिए हर से एफ ई कॉमन लिया, हर में था ही नहीं एफ ई, कॉमन ले लिया आपने ज़बरदस्ती। तो इस केस में हम अंश पर एफ ई कर लिख देते हैं, कॉमन है ही नहीं। जब हम अंश से कॉमन लेते हैं ज़बरदस्ती, नहीं हो तो भी, तो फिर उसको हर में रखते हैं, उसको जो कॉमन लिया। और जब आप हर में से ले लेते हो कॉमन, तो फिर अंश में भी रखो, अंश में डाल दीजिए इस तरीके से। अब एक बात देखिए, आपका जो आवर्धन हो जो क्षमता है वो है माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई। तो माइनस एफ नॉट वन अपॉन यू ई तो है, एफ नॉट नहीं है ना वहाँ पर। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, माइनस एफ नॉट से गुणा करता हूँ, माइनस एफ ओ यू ई, माइनस एफ ओ गुणा किया माइनस दोनों तरफ। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब आप खुद ही देख लीजिए ये क्या है, ये आवर्धन नहीं हुआ क्या? इसे तो आवर्धन क्षमता कही थी, यही तो परिभाषा के अनुसार, या फिर कह सकते हैं एक दूरदर्शी के लिए आवर्धन यही तो था, जिसको मैंने m बोला था। तो m बराबर क्या हुआ, m बराबर माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बटा डी। ये देखिए ये अपने को मिल गई आवर्धन क्षमता इस केस में। दूरदर्शी के केस में जब वस्तु कहाँ पर हो, निकट बिंदु पर प्रतिबिंब जब निकट बिंदु पर बने, तब इतना आवर्धन होगा उस केस में। अब आप इससे क्लियरली देख सकते हैं, इससे अच्छे से देख सकते हैं कि आवर्धन हम खुद चाहते हैं ये बड़ा से बड़ा का। देखो माइनस का चिन्ह क्या बताता है, माइनस का चिन्ह ये बताता है ये जो फाइनली जो अंततः जो बनेगा प्रतिबिंब वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है। दूसरी बात, इसका हम माप ज़्यादा चाहते हैं, इसका मान जो है ये मान ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, और उसके ज़्यादा होने के लिए एफ नॉट जो है वो सदैव एफ ई से ज़्यादा होना चाहिए। एफ नॉट का मान एफ ई से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो अगर आप बताइए अगर एफ नॉट का मान कह सकते हैं कम हुआ, एफ ओ का मान जो है अगर वो कम हुआ, तो फिर एफ ई इसका मान फिर 1 से कम होगा, 1 से छोटा जिससे गुणा होगा उसको और छोटा करेगा, तो फिर हमारा फिर काम पर्पज़ कहाँ पूरा होगा, उद्देश्य कहाँ पूरा होगा। हम चाहते हैं बड़ा से बड़ा बने, जितने ज़्यादा बड़ा हो सके उतना ज़्यादा बड़ा बने। अगर इसके लिए एफ ओ को ज़्यादा रहना पड़ेगा, एफ ई को कम रहना पड़ेगा। तो इसलिए जो है अभिदृश्य की ये एफ ओ इसको रहना, इसकी जो फोकस दूरी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए। आप कैसे याद रखेंगे, बड़े द्वारक वाले की फोकस दूरी बड़ी, छोटे द्वारक वाले की फोकस दूरी छोटी, ऐसे आपको याद रह जाएगा, है ना। बड़े द्वारक की फोकस दूरी बड़ी, छोटे की जो है वो फोकस दूरी छोटी होनी चाहिए। अच्छे या फिर बढ़िया तो क्या कम होगी तो फिर तो बहुत ही ख़राब हो जाएगा ये तो। दूसरी बात, अगर यही मैं अगर सूक्ष्मदर्शी के लिए बताऊं तो सूक्ष्मदर्शी में दोनों की फोकस दूरियां छोटी होती है, दोनों की छोटी होनी चाहिए। हमने जैसे फॉर्मूले में हमको सूक्ष्म दूरी में एफ ई नीचे मिला तो एफ ई छोटा होना चाहिए, परंतु इसका मीनिंग ये नहीं है कि उस सूक्ष्मदर्शी में एफ ओ बड़ा होगा, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, दोनों ही छोटे होते हैं उस केस में। सूक्ष्मदर्शी के केस में फॉर्मूले में एफ ई आया था इसलिए उसमें तो क्लियर लग रहा था कि एफ ई छोटा होना चाहिए, पर मैं आपको बता दूं सूक्ष्मदर्शी के अंदर एफ ओ भी बहुत छोटा होता है, दोनों ही छोटे होते हैं उस केस में, है ना। चलिए ये अपन ने पढ़ लिया जब वो डी तक हो, और क्या कंडीशन होनी चाहिए वे भी अपन ने पढ़ ली। ये शर्त रहनी चाहिए अच्छे आवर्धन के लिए, भले ये कौन सी भी स्थिति पर हो, जरूरी नहीं है कि ये निकट बिंदु पर हो। जैसे दूसरी स्थिति हम बात करें, जब प्रतिबिंब जो है हमारा बने कहाँ पर, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब हम चाहते हैं हमारा प्रतिबिंब जो है अनंत पर बन जाए, तो इसका मतलब हमने वी क्या डिसाइड कर रखा है, इसका मतलब हमने वी डिसाइड कर रखा है माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इधर होगा ना वी, इधर इस तरफ बनेगा तो माइनस इन्फिनिटी लेंस सूत्र से। वन अपॉन एफ ई इक्वल्स टू 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई। मान रखिए एफ ई धनात्मक है, यू वी ई माइनस अनंत हो गया, माइनस यू ई माइनस का यू ई, तो ये तो हो गया 0, तो 1 बटा एफ ई बराबर ये 0 प्लस बटा यू ई। ठीक है, अब दोनों तरफ एफ नॉट माइनस एफ नॉट से गुणा करेंगे तो माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई इक्वल्स टू माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई, दोनों तरफ गुणा किया। अब आप ढंग से देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं, एफ नॉट अपॉन यू ई को, माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई को क्या बोला है हमने,
माइनस एफ नॉट अपॉन यू जो है वो क्या आवर्धन क्षमता के बराबर होता है, तो इसको मैं m लिख सकता हूँ, ये हमारा m हो गया माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। m इज इक्वल्स टू माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई हो गया। इस तरीके से आप देख पाएंगे। इस केस में भी अपन को मालूम चल रहा है एफ नॉट जो है वो बड़ा होना ही चाहिए एफ ई से, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना फ़ायदा। अच्छा, इन दोनों की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्रांत स्थिति, और वो वाली जो स्थिति है वो आप कह सकते हो वो तनाव युक्त स्थिति है, ये तनाव मुक्त स्थिति है। तो आपको मालूम है ये सबसे अच्छी स्थिति है जिसमें हम कई देर तक आराम से देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप की तरह, दूरदर्शी की तरह, ये सेम ऐसा। तो ये हम दोनों ही स्थिति हम पता है, इस स्थिति में हमने देखना चाहिए, हमें ज़्यादा देर तक अगर देखना हो तो इसी में देखना ज़्यादा उचित रहता है, और ये ही सामान्य स्थिति मानी जाती है, इसे ही सामान्य स्थिति कहेंगे। अब हम जो है वो बात करेंगे लंबाई के बारे में, दूरदर्शी की लंबाई। कभी कभी तुम्हें दूरदर्शी की लंबाई भी पूछ ली जाती है, तो हम किस तरीके से हम दूरदर्शी की लंबाई प्राप्त करेंगे। दूरदर्शी की लंबाई इस तरीके से, दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है वो हम देखेंगे। सेम माइक्रोस्कोप की तरह, सूक्ष्मदर्शी की तरह, अपने अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस के मध्य की दूरी ही दूरदर्शी की लंबाई होगी। आप देख लीजिए, अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, एफ नॉट प्लस यू ई। तो दूरदर्शी की जो लंबाई हो गई वो आपकी कितनी हो गई, एफ नॉट प्लस यू ई। दूरदर्शी की लंबाई जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ नॉट प्लस यू ई। जैसे मैंने सूक्ष्मदर्शी के केस में भी बताया था, अभी मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि जब दोनों ही मान हम जब रखे जाएंगे तो दोनों ही मान धनात्मक होने चाहिए, एफ नॉट और यू ई दोनों का ही मान धनात्मक होना चाहिए, अदरवाइज़ ये लंबाई सही से नहीं आ पाएगी। मतलब इनको चिन्हों को कंसिडर नहीं करना है, चिन्हों को नहीं मानना है। एफ नॉट ऋणात्मक हो तो भी आपको उसको, या धनात्मक है धनात्मक ठीक है, और जो ऋणात्मक है उसका मान भी आपको धनात्मक यहाँ पर रखना है, नहीं तो वो आपके रॉन्ग आंसर आएगा। ठीक है कि नहीं। अब लंबाई आ गई है। अब लंबाई का सूत्र क्या है, अब जब एक सामान्य स्थिति, जब मैंने कहा अनंत पर बने सामान्य स्थिति के लिए, उसके लिए हम लंबाई का एक और सूत्र भी मिल सकता है। कैसे, एक मुझे बात बताइए, सामान्य स्थिति के बारे में हम जानते हैं। अगर सामान्य स्थिति है मतलब जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ये वाला जब अनंत पर बनेगा, उस समय ये वस्तु क्या यहीं पर होगी, इसके फोकस एफ और ओ के बीच में होगी क्या। सोचिए, जब आपने इसको अनंत पर लेके गए, क्या जब वस्तु एफ और ओ के मध्य थी तो अनंत पर पहुंच गई क्या, नहीं। जब वस्तु जब अनंत पर पहुंची, इसका मतलब ये है कि फोकस यहाँ पर, ये जो प्रतिबिंब बना ये इसके फोकस पर बना, मतलब कि एफ ई पर बना, मतलब एफ ई उस समय यहाँ पर आ गया था, एफ ई यहाँ पर था, ये जब एफ ई था मतलब एफ और ओ तो यहीं पे है, क्योंकि इसका तो प्रतिबिंब तो एफ ओ पे बनेगा, परंतु ये जो प्रतिबिंब जो इसके लिए बिंब है वो इसके फोकस पर आ जाएगा, इसके फोकस पर, इसके एफ ओ है यही एफ ई हो जाए तब, क्योंकि ये अब इसके लिए जो बिंब है वो इसके क्या कह सकते हैं फोकस पर है, अतः जो है प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर चला जाएगा, अनंत पर बन जाएगा। तो उस केस में आप देखिए, जब कह सकते हैं हाँ, उस केस में यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो क्या रहेगी, एफ ओ ही रहेगी, बट यहाँ से यहाँ तक की दूरी यू ई है, सही बात है, बट उस समय यू ई स्पेशल हो गया ना, क्यों, उस समय यू ई जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है फोकस दूरी के बराबर होती है। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब यू ई जो है फोकस दूरी के बराबर होता है, और हमने प्रूव भी कर लिया है। जैसे बताता हूँ, ऐसे प्रूव भी हो गया है, कैसे प्रूव हो गया बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है अनंत वाला केस कहाँ पर है, इसमें, तो यहाँ पर क्या पता नहीं चल रहा है, यू ई और एफ ई बराबर हो गए, दोनों को उस तरफ ऊपर भेजिए तो यू ई और एफ ई बराबर हो गए, यहाँ से भी पता चल रहा है भाई, गणितीय रूप से भी हमने देख लिया कि जब वस्तु अनंत पर हो तब जो है प्रतिबिंब जो है, मतलब उस समय यू ई और एफ ई आपस में बराबर होते हैं, मतलब एल बराबर क्या होगा, एफ नॉट प्लस एफ ई, यू ई एफ ई के बराबर होता है उस समय। ये सूत्र इससे भी ज़्यादा काम आता है, कई बार काम आता है, और इस सूत्र पर कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, है ना। एफ ओ और एफ ई दो पूछ लिया जाता है,
और उस केस में आपको दे देते हैं लंबाई दे देते हैं और दे देते हैं आवर्धन, ये वाला देंगे, ये आवर्धन दे देंगे और ये लंबाई दे देंगे और पूछ लेगा FO कितना है और FE कितना है। जब आवर्धन में जब मान रखा जाएगा, आवर्धन को चिन्ह के साथ ही रखना है, परंतु यहाँ पर जब मान रखेंगे तो चिन्ह के बगैर रखेंगे। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रख लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, दो समीकरण हैं और दो ही अज्ञात राशियाँ FO और FE, तो इससे अपन को कैलकुलेट करने पर अपन को मालूम चल जाएगा कितना आएगा FO या फिर कह सकते हैं FE। और ऐसा कैसा आपको मैं बता दूं, सूक्ष्मदर्शी के लिए भी ऐसा कैसा है, वहाँ पर नहीं बता पाए तो ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। सूक्ष्मदर्शी के लिए भी तो यही रहेगा भाई, जब सूक्ष्मदर्शी में भी जब अनंत पर बन रहा हो, सूक्ष्मदर्शी के अंदर भी अगर पूछ सकता है अनंत पर बन रहा है उसके लिए लंबाई ज्ञात कीजिए, कह देगा अनंत पर बन रहा है तो उस कंडीशन में कहेगा लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए अनंत पर जब बनेगा तब उस केस में जो वस्तु जो है इसके फोकस पर हो जाएगी, तो फिर यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी जो उसमें भी ही बोला गया उस दूरी को, तो यहाँ से यहाँ तक की उस समय जब दूरी होगी वो भी तो FE के बराबर हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये इससे क्या रहे, ज़्यादा रहे, मतलब UE को ही क्या लिखना है अपन को, FE लिखना है उस केस में भी, सूक्ष्मदर्शी में भी। कब, जब वस्तु कहाँ, जब प्रतिबिंब जो है हम कहाँ पे बनाना चाहते हैं, अनंत पर बनाना चाहते हैं, या फिर एक सामान्य स्थिति की बात की जाएगी, या फिर कह सकते हैं तनाव मुक्त स्थिति की बात की जाएगी, उस समय UE को FE मान सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने इसमें दूरदर्शी के बारे में बात कर ली है। दूरदर्शी के बाद में आपने दूसरा दूरदर्शी भी अपन ने देख लिया था, कौन सा, परावर्तक टाइप दूरदर्शी। और परावर्तक टाइप दूरदर्शी के अंदर क्योंकि यहाँ से प्रकाश किरणें इसको हम बड़ा बनाते जाएं, मैंने आपको बताया था इसको बड़ा बनाते जाएंगे, तो क्योंकि प्रकाश किरणें ज़्यादा ज़्यादा अंदर आए ताकि ये थोड़ा क्या नाम है बढ़िया दिखे। अब इसको जितना ज़्यादा बड़ा बनाएंगे उसमें एक तकलीफ़ आ जाएगी कि इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन होगा, या और कह सकते हैं स्फेरिकल एब्रेशन होगा, वर्ण विपतन और कह सकते हैं गोलीय विपतन। ये दो तरह की प्रॉब्लम आ जाती है बड़ा होने से, है ना। ये एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लग जाएगा जिससे ये कलर्स निकालने लगेगा, तो ये कलर निकलेगा तो अलग अलग कलर वाले की तरंग अलग अलग है तो वो आगे पीछे मिलने लगेंगे, इसलिए हमको अच्छा सा नहीं दिखेगा, है ना। और गोलीय विपतन में क्या है, जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो यहाँ वाले ये वाली किरणें कहीं और मिलेगी फोकस के थोड़े पहले, ये वाली फोकस पर मिलेगी। इस तरीके से दो तरह की ये प्रॉब्लम आ जाती है। इनको दूर करने के लिए हम चाहते हैं कि परावर्तन ही नहीं हो, इसलिए फिर अपवर्तन ही नहीं हो, क्योंकि ये अपवर्तन के कारण हो रहा ज़्यादातर, तो फिर हमने एक परावर्तक टाइप दूरदर्शी यूज़ में लिया, जिसके अंदर आपको मालूम है हम जो है इस तरीके से कोई एक मेटल का एक कह सकते हैं एक धातु का एक ऐसा परावर्तक सतह ले लेते हैं अच्छी, या फिर कोई भी परावर्तक सतह हो, बड़ी से बड़ी लिए जा सकती है। अब ये हाँ, इसमें बड़ी से बड़ी लेंगे तो एक तकलीफ इसमें भी आ जाएगी, कौन सी, गोलीय विपतन इसमें भी आ जाएगी, क्योंकि जो दूर से आने वाली प्रकाश किरण, मान लो इसका फोकस यहाँ पर है, तो जो दूर से आने वाली प्रकाश किरण है वो यहाँ पर, और ये वाली प्रकाश किरण कुछ यहाँ पर ही मिल जाएगी, तो फिर सारी की सारी फोकस इतनी हुई, एक पॉइंट पर नहीं आई। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो आकार है वो थोड़ा सा आकार जो है हम थोड़ा सा परवलय आकार रख लेते हैं, एकदम गोलीय नहीं रखते, है ना, गोले का ऐसा भाग नहीं रखते, थोड़ा सा परवलय आकार करते हैं, ताकि क्या हो जाता है जो दूर वाली भी है वो भी ढंग से फोकस पर ही मिले। इस तरीके से हम उसका आकार परवलय आकार रख लेंगे, इस तरीके से थोड़ा परवलय आकार रख लेंगे, ऐसा बहुत बड़ा बन जाएगा। इसमें इसको भी बहुत बड़ा बना सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश किरणें यहाँ पर आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश किरणें यहाँ पर आएगी तो वो सब के सब एक जगह फोकसित होने की कोशिश करेगी। समांतर प्रकाश किरणों की बात कर रहा हूँ, देखिए एक ही जगह पर आई सारी की सारी, इस तरीके से बहुत सी प्रकाश किरणें आ सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया जा सकता है। अब इसके फोकसित होने से पहले ही यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा देते, उत्तल दर्पण लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर एक उत्तल दर्पण लगा है, ये अवतलाकार सतह बनी, यहाँ पर ये अवतलाकार दर्पण की तरह काम कर रहा है ना, ये अवतलाकार दर्पण की तरह काम कर रहा है, और ये एक उत्तल दर्पण, और ऐसा उत्तल दर्पण रखें जिसका फोकस यहाँ पर हो, लगभग जिसका फोकस इसी के फोकस पर करीब रहेगा। तो ये क्या होगा, इस अवतल दर्पण की सारी प्रकाश किरणें ऐसे आ रही ताकि इसके फोकस पर आ रही हो। इस दर्पण को ऐसे लग रहा है ना कि सारी की सारी प्रकाश किरणें मेरे फोकस पर आ रही है, तो फिर ये वाला जो क्या करेगा,
ये सबको मुख्य अक्ष से समांतर कर देगा और सामने की तरफ सबको भेजने की कोशिश करेगा। ये फिर सबको सामने की तरफ भेजेगा, जितने भी प्रकाश किरण आई है इस तरीके से, और सामने की तरफ क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या कह सकते हैं, समांतर आएगी। उससे पहले एक और काम कर लेंगे, यहाँ से इसको हटाकर, अब क्योंकि यहाँ पर तो आके देखा नहीं जा सकता, यहाँ एक दिक्कत तो ये होती है कि भाई यहाँ पर प्रतिबिंब बनाई है, वैसे इतने सारे प्रकाश किरण आई है, यहाँ पर ही देख लें, पर यहाँ पर देखना संभव नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर एक बिंदुवत बन गया, छोटा बन गया, और दूसरी बात ये हाइट में होता है, तो यहाँ तक पहुँचा ही कैसे जाए, तो यहाँ तक पहुँच नहीं सकते हम। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये प्रकाश किरण यहाँ पर आई, तो यहाँ पर जो है हम एक तकनीक लगाते हैं, यहाँ पर एक इस तरीके सिस्टम बना देंगे, और जितनी प्रकाश किरण आई है एक लेंस लगाया, यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगाएंगे, जो कि क्या करेगा, इन सारी प्रकाश किरणों को जो इसमें से गुजरेगी तो वो एक जगह फोकसित भी कर देगा और साथ में उसका बड़ा भी बना देगा। ठीक है, ये इसको बड़ा बनाने में काम आएगा, इसी के नाम प्रतिबिंब को, जिससे इतनी सारी प्रकाश किरण आई है तो उसको बड़ा भी बना देगा। तो इससे दो तरह के फ़ायदे हो गए, एक तो बहुत ही ज़्यादा प्रकाश किरणें हमने एकत्रित कर ली, और बहुत ज़्यादा ये बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रकाश किरणें एकत्रित करने से हमारा बड़ा अच्छा बनेगा। और दूसरा जो है वर्ण विपतन, क्रोमेटिक एब्रेशन होने के चांसेस नहीं रहेंगे इससे, फिर क्योंकि कलर्स नहीं निकलते इस वाले इतने बड़े केस में, यहाँ पर क्योंकि परावर्तन हो रहा है तो कलर निकलने के यहाँ पर चांसेस नहीं हैं, और आराम से देख भी सकते हैं, क्योंकि हम इस तरीके से नीचे सिस्टम बना दिया तो यहाँ से आराम से देखा जा सकता है, भूतल से भी अच्छे से। तो ये अपन ने कौन सा है, परावर्तक टाइप दूरदर्शी बनाया है, जो और ज़्यादा अच्छे से काम कर सके और ज़्यादा ब्राइट बनाया जा सके। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने दूरदर्शी टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा है। उसकी रचना तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी हमने एक बार और डायग्राम बना रखा है। ठीक है, फिर जो आज मेन जो उसके आवर्धन को पढ़ना था, आवर्धन का सूत्र -F0/UE है। उसके बाद देखें, हमें दो अलग अलग स्थितियों के लिए, जैसे सूक्ष्मदर्शी के लिए अलग अलग स्थितियों के लिए पढ़ा है। पहले निकट बिंदु के लिए ये रहा, आवर्धन इतना है, और जब अनंत पर प्रतिबिंब बनाना है तब इतना है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ा ज़्यादा है, सामने दिख रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा रहता है, परंतु आपको मालूम है ये तो हर एक सूक्ष्मदर्शी में भी ये ज़्यादा था, सरल सूक्ष्मदर्शी में ज़्यादा था और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी ये ज़्यादा था, परंतु हम क्या कहते हैं, ये वाली जो स्थिति है, ये वाली स्थिति श्रांत स्थिति है और ये बेस्ट स्थिति है, हमें इसमें ही देखना चाहिए, और देखते भी हैं। और जब मान लीजिए कुछ ना बोले तो इसका मतलब हमें यही फॉर्मूला लगाना, हम ज़्यादातर इसी फॉर्मूले से काम चलाते हैं अपना। अधिकतम के लिए बात करें, ज़्यादा आवर्धन वाले काम करें, उस समय हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो हिंट क्या मिलता है, ये इस पर डिपेंड करता है हमको। और हमने दूरदर्शी की लंबाई और दूरदर्शी की लंबाई के दोनों ही सूत्र हमने प्राप्त कर लिए हैं। हो सकता है आप उसमें से UE नहीं निकाल पाओ, तो हम कैसे न कैसे करके दूसरे सूत्र की सहायता से, लेंस सूत्र लगाकर आप इसका UE का मान निकाल सकते हैं, है ना। FO हो तो ठीक, नहीं तो हम किसी न किसी सूत्र का इस्तेमाल करके इसको निकाल पाएंगे। और हमने परावर्तक टाइप दूरदर्शी हमने पढ़ा है, ये जो है परावर्तक दूरदर्शी, ये खगोलीय दूरदर्शी थे जो हमने बनाए हैं। ये भी खगोलीय दूरदर्शी था, और ये वाला जो दूरदर्शी है वो भी एक खगोलीय दूरदर्शी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।